22 जनवरी को अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का। और उस दिन चीन और पाकिस्तान से बड़ी कोशिश की गई थी राम मंदिर से जुड़े तमाम वेबसाइट्स को हैक करने की। हालांकि सरकार ने सचेत होकर इस पूरे ऑपरेशन को उनके फेल कर दिया, लेकिन इसे कितनी बड़ी घटना आप मानते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से? मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो इवेंट था स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। तो इस महत्वपूर्ण घटना को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाने वाला था स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा। लेकिन क्योंकि केंद्रीय सरकार जागरूक थी, सचेत थी इस चुनौती को लेके, इसलिए उन्होंने प्रोएक्टिवली कदम उठाने शुरू कर दिए ताकि जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ संबंधित जो वेबसाइट्स हैं या वेब ब्रॉडकास्ट है या वेबकास्ट है वो कहीं भी नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो सके। तो इसलिए वो कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे थे। जैसे जैसे उन्हें पता लगता था कि साहब इन आईपी एड्रेसेस से यहाँ पर आक्रमण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने की कोशिश भी की जा रही है, तो उन आईपी एड्रेसेस को केंद्रीय सरकार लगातार ब्लॉक करती जा रही थी। और क्योंकि इनके पास बहुत सारी ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज थी भारतीय सरकार के पास, यही कारणवश है कि प्राण प्रतिष्ठा वाली घटना के इवेंट के दरमियान कोई भी घटना नहीं हुई, कोई भी साइबर सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाया। तो ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है केंद्रीय सरकार की एफर्ट्स की, गवर्नमेंटल एजेंसीज के एफर्ट्स की, क्योंकि उन्होंने इतनी एफर्ट करी। लेकिन ये एक एपिसोड था, इस तरह के और एपिसोड्स भी आते रहेंगे और हमें तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। करीब सर 1244 आईपी एड्रेस को ब्लॉक किया गया जो एक पोटेंशियल थ्रेट थे। उनमें से करीब 999 आईपी एड्रेस सिर्फ चीन के हुए और बाकी पाकिस्तान के हैं। चीन की ओर से ये जो साइबर सिक्योरिटी को थ्रेटन करने का प्रयास किया जा रहा है, पहले पाकिस्तान की ओर से बहुत होता था, अब चीन भी इसमें बहुत आगे आ गया है। वो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में वो कहीं बेहतर माना जाता है? देखिए, चीन भारत के लिए सदैव चुनौती बना रहेगा। और क्योंकि अब भारत ने चीन का जो ताज है, क्राउन है, वो छीन लिया है, इसलिए चीन को कहीं ना कहीं इस बात की ईर्ष्या भी है। पहले चीन दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र होता था, लेकिन अब भारत की जनसंख्या ने चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ दिया है। तो लाजमी सी बात है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट होने का दावा करेगा और इस तरह की इकोनॉमी ग्रो भी करेगा। तो कहीं ना कहीं चीन का ये हमेशा से एक कंसर्न रहता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। यही कारणवश है कि हम पाते हैं कि चीन के यहाँ से बहुत सारे आक्रमण आते हैं हमारे नेटवर्क्स पर, हमारे वेबसाइट्स पर, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते हैं कि विघ्न डाला जा सके भारत की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्किंग पर। क्योंकि अगर वो विघ्न डाला जाएगा और यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस होगी तो इसका सीधा प्रभाव लोगों की मानसिकता पर पड़ेगा, लोगों के विश्वास के लेवल पर पड़ेगा कि साहब आपकी सरकारें शायद उतनी ज़्यादा सशक्त नहीं है आपको साइबर सुरक्षा को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने में। लेकिन क्योंकि चाइनीज एलिमेंट इतना ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण एलिमेंट है, इसलिए भारतीय सरकार लगातार कोशिश कर रही है। भारत की विभिन्न एजेंसीज की सराहना करनी पड़ेगी कि वो प्रोएक्टिवली इस तरह की चुनौतियों के लिए लगातार तत्पर तैयार रहते हैं और भारत की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसमें सेंध ना लगाई जा सके, इसलिए भरसक प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट यात्रा है। हमने कल की बहुत अच्छा, लेकिन आज हम अपने पुराने लॉरल्स पर, अपने पुरानी उपलब्धियों पर खुश होकर बैठ नहीं सकते। साइबर सुरक्षा एक यात्रा है और हर दिन हमें यात्रा तय करनी है, क्योंकि ये यात्रा कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती है भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के साथ। अगर भारत की साइबर सुरक्षा में सेंध लग सकती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भारत की साइबर सोवरेनिटी पर भी पड़ सकता है। इसलिए सरकार और सरकारी एजेंसीज लगातार तत्पर तैयार रहती हैं, कार्यरत रहती हैं भारत की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ तौर से सुरक्षित करने में। सर, आगे आने वाले समय में जब आप कह रहे हैं कि और भी हमें तैयार रहना होगा, किस तरह की चुनौतियां आप साइबर सुरक्षा के मामले में देख रहे हैं भारत के सामने है और उससे कैसे निपटा जाएगा? आज भारत के सामने साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां आ रही हैं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासी आज ऑनलाइन आ चुके हैं
लेकिन वो पूरी तरीके से साइबर सुरक्षा के जो पहलू हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके साथ पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। तो लिहाजा साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में हमें अडॉप्ट करने की प्रेरणा प्रत्येक भारतवासी को देनी पड़ेगी। साथ ही भारत में आज आवश्यकता है एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा के कानून को लेकर, जो भारत की साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सुदृढ़ बना सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है कि कांस्टेंट अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। साथ ही साथ जो भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनकी साइबर सुरक्षा पर महत्वपूर्ण तवज्जो देने की आवश्यकता है। डेडिकेटेड बजट्स की आवश्यकता है। पॉलिटिकल विल ऑलरेडी है, क्योंकि भारतीय सरकार चाहती है कि भारत की साइबर सुरक्षा पर कोई सेंध ना लग सके। लेकिन चुनौतियां बहुत हो रही हैं। साइबर क्रिमिनल्स नए नए रास्ते ईजाद कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा सके। और अब तो नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसका इस्तेमाल साइबर सुरक्षा में सेंध करने के लिए लगातार किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली सारे लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी एकमात्र तौर पर केवल सरकार की ही है। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, और जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी डिजिटल यूजर्स हैं या डिजिटल नागरिक हैं भारतवर्ष में, उनका भी उतना दायित्व बनता है कि वो अपना छोटा ही क्यों न हो, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान जरूर दें, ताकि भारत की साइबर सुरक्षा प्रबल रूप से सुरक्षित रह सके और भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा पर कोई आंच ना आ सके। सर, एक अंतिम प्रश्न। कई बार सर देखा जाता है कि किसी एक वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए। पहले 10th-12th के रिजल्ट आते थे, यूपीएससी के रिजल्ट आते, तो वो बहुत स्लो हो जाता था या काम करना बंद कर देता था। कल भी मेटा का आपने सुना होगा, फेसबुक पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत डाउन हो गया। इस केस में ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर से जुड़े वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक भेजकर उसे पहुंच से बाहर करने का मकसद था, और 15 मिनट के अंदर ही हैदराबाद की 2 लोकेशन से वेबसाइट खोलने की 5 करोड़ से ज़्यादा बार कोशिश की गई थी। तो ये तो चुनौती सर किसी भी वेबसाइट के लिए कभी भी आ सकती है। तो इससे निपटने का कोई रास्ता है? देखिए, इससे निपटने का रास्ता यही है कि हम रिकग्नाइज करें कि आज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं। इसलिए आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंप्यूटर रिसोर्सेज की, कंप्यूटर नेटवर्क्स की, वेबसाइट्स की साइबर सुरक्षा को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स आएंगे, और जब वो आएंगे तो उनसे हम किस तरह से निपट सकें, इसलिए हमारी साइबर सुरक्षा प्रबल होनी चाहिए। भारतीय कानून पर दृष्टि डालें तो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून और उसके अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो स्वयं में परिभाषित करते हैं कि साहब, अगर आप इंटरमीडियरी हैं तो आपको रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने चाहिए अपनी सुरक्षा को प्रबल रूप से सुरक्षित करने के लिए। और उसमें उन्होंने उदाहरण भी दे रखा है कि अगर आप ISO 27001 जैसे मापदंड का पालन करते हैं, तब काफ़ी हद तक आप रीजनेबली सिक्योर हो जाते हैं और रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स को अपना पाते हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादा महत्व है इस तरह की साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में, और सदैव अपनी साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से अपडेट करने में।